गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 13 सितंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज जो हमने स्टार्ट किया है अपने चैनल पे। देखिए दोस्तों, इसमें आपको सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ 5 टास्क डेली फॉलो करना है। देखिए टास्क 1 लिखा हुआ है सामने, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये हम बहुत दिनों से इसको स्टार्ट किए हुए हैं, तो आप इससे जुड़े हैं जब से, उसको उसी दिन से 21 डेज़ जोड़ करके आप फॉलो करिए। डेली इस टास्क को फॉलो करके खुद को नंबर दीजिए। टोटल देखिए कितना है मार्क्स, 5। इसमें आप जितना भी अचीव कर पाओ उसको आप कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे डेली तो फिर आप एक रूटीन में बने रहोगे। तो आप जितना भी मार्क गेन करो 5 में से उसको वहाँ पे कमेंट करो। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको फॉलो करने में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 99% पीपल फेल हो जाते हैं इसको फॉलो करने में। सिर्फ और सिर्फ 1% जो होते हैं वही इसको फॉलो कर पाते हैं। तो हम सबको, यानी कि जो हमारी स्टडी स्मार्ट आर्मी है, इन्हें सभी लोगों को मिला करके इस 1% में लाना है। तो इम्पॉर्टेंट है, सबको ये डेली फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5 डेली फॉलो करना है, डेली। ओके, याद रखिएगा। और जितना भी आपको मिले वो कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो आप एक रूटीन में बने रहोगे कि हाँ मुझे फॉलो करना है, मैं कल इतना पाया था, आज मुझे इतना नहीं पाना है, मुझे और मतलब इम्प्रूव ही करते जाना है अपने अंदर, ठीक है। बट पहले दिन अगर आपको 1 मार्क मिल रहा है तो बिल्कुल ईमानदारी से 1 नंबर ही लिखो वहाँ पे कमेंट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब ऐसा समय आ चुका है कि अब यहाँ पे आप अपने आप से ईमानदारी अगर नहीं रखोगे तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो ईमानदारी अपने आप में लाना बहुत ज़रूरी है इस समय, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ जितना भी आपको नंबर मिले 5 में से वो कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। हम डेली एक देखते हैं कोटेशन जो हमें एक अच्छा इंसान या फिर हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करता है। देखिए आज का क्या है, मित्रता सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। यहाँ पे बात हो रही है मित्रता की, बट ये चीज़ अप्लाई होता है दोस्तों हर एक रिश्ते में। हर एक रिश्ते में क्या अप्लाई होता है दोस्तों, जहाँ भी आप अपना रिश्ता निभाएं, जहाँ पे भी आप अपना रिश्ता बनाएं, वहाँ पे आप रिश्ता दिल से बनाइए, दिमाग से नहीं। क्योंकि दिमाग से जो रिश्ता चलता है वो लंबा नहीं चलता है, वो टिकता नहीं है। और वो रिश्ता मतलब रिश्ते के नाम पे वो समझिए कि एकदम से वो मतलब क्या बोला जाए उसको, एकदम बेकार चीज़ है वो जो दिमाग से रिश्ता चलता है। तो आप हमेशा जो भी रिश्ता निभाएं वो दिल से निभाएं, चाहे वो किसी से भी रिश्ता निभा रहे हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप अपने परिवार में रहते हो तो परिवार के साथ जब आपका मतलब बातचीत होता है या फिर कोई भी लगाव होता है तो वो दिल से होता है। तो आप देखते ही हो, जब आप दिल से रिश्ता निभाते हो तो वहाँ पे आप अपने बारे में या फिर अपने दिल की बातें आराम से कह पाते हो। तो दिल से रिश्ता निभाने में यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि आप अपने मन की बातें, दिल की बातें खुल करके कह पाते हो सामने वाले से। तो इम्पॉर्टेंट है, अब से आप जो भी आप रिश्ता बनाइएगा दिल से बनाइएगा, दिमाग से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो मतलब आप अगर आप कहीं भी रिश्ता अगर दिमाग से बना रहे हो तो फिर वो आपके पर्सनालिटी पे भी वो जचेगा नहीं। क्योंकि अगर कोई जानेगा तो सोचेगा बताओ यार ये रिश्ता दिमाग से रखता है, ठीक है, फीलिंग नहीं है इसके पास। तो मतलब टोटली मिला जुला करके आपको अपना रिश्ता दिल से निभाना है, दिल से लगाना है। अदरवाइज रिश्ता मत बनाइए, बनाइए तो दिल से बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए। बहुत ही फेमस लाइन है कि जब भी आप अपने परिवार में जाएं तो दिल लेकर के जाएं, ओके। और जब परिवार से कहीं दूर बाहर जाएं तो फिर दिमाग लेकर के जाएं। दिमाग लेकर के बाहर क्यों? क्योंकि बाहर बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की सोच होती है बाहर। तो वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आपको समझना कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे हमें हाँ बोलना है, कहाँ पे हमें ना बोलना है। तो ये सब चीज़ें तभी आपको पता रहेगी जब आप अपना दिमाग यूज़ करोगे। बट ये कब? जब आप बाहर रहो तब। जब घर पे आओ तो दिल लेकर के आओ, यहाँ पे दिमाग मत लगाया करो परिवार में, ठीक है। तो इससे आप अच्छे रिश्ते बना पाओगे और सबकी नज़र में बहुत ही प्यारे इंसान बन पाओगे। तो ये था आज का कोटेशन। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा यहाँ पे कौन सा है। सबसे पहला, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? क्या नाम है इनका? सीताराम येचुरी। बताना है आपको कि ये क्या थे। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? बी, राजनीति। यानी कि ये दोस्तों एक नेता है, ओके। और ये कहाँ के हैं? ये दोस्तों चेन्नई के हैं, यानी कि तमिलनाडु के हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस पार्टी से रहा है? इनका संबंध दोस्तों रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। इस पार्टी के बहुत बड़े चेहरे थे,
कैसे? 2015 में इनको बनाया गया था इस पार्टी का क्या? महासचिव। क्या बनाया गया था? महासचिव। फिर आगे चल करके 2016 में इन्हें राज्यसभा में, देखिए राज्यसभा में जो सर्वश्रेष्ठ सांसद होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो 2016 में इनको उसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राज्यसभा का सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े चेहरे थे ये, कि कौन? सीताराम येचुरी जी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये एक नेता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? बताना है आपको कितना है वो, सामने आपके ऑप्शन है। किनके लिए बात हो रही है ये? वरिष्ठ नागरिकों की बात हो रही है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? डी, 5 लाख रुपए। किनको? जिनकी एज 70 प्लस है। 70 प्लस जिनकी भी उम्र है, सभी को मिलेगी ये क्या? स्वास्थ्य बीमा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस एज में दोस्तों मतलब एक सरकार की तरफ से ये तोहफा के जैसा है। ओके, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों। जो ये बीमा दिया जा रहा है ये किसके तहत दिया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों जो बीमा दिया जा रहा है ये आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य जो योजना है हमारा। ओके, यानी कि बस सिंपल सी भाषा में आप ये जानिए कि जो जन आरोग्य योजना है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, तो उसके तहत ये लाभ दिया जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 2018 में। कहाँ से? रांची में। किसकी? पीएम जन आरोग्य योजना की। इंपॉर्टेंट है, 2018 से शुरुआत हुई थी रांची से। तो इसी के तहत यहाँ पे ये स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है वरिष्ठ नागरिकों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों को जो 70 प्लस हो जाएंगे उनको एक कार्ड इशू किया जाएगा। उस कार्ड को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कार्ड। ये कार्ड उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो 70 प्लस हो जाएंगे। कौन सा कार्ड? डिस्ट्रिक्ट कार्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? जनजातीय विश्वविद्यालय है, कहाँ पे की गई है ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ सही है ये दोस्तों? डी, महाराष्ट्र में। जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है CP राधाकृष्णन जी, इनके द्वारा ये नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में ये घोषणा किया गया है कि जो आदिवासी समुदाय के जो छात्र होंगे उनके लिए इस कॉलेज में कितना आरक्षण रहेगा? 80% आरक्षण रहेगा ये जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए। कहाँ पे? जो ये जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा महाराष्ट्र में, वहाँ पे। ओके, किसके द्वारा ये मतलब घोषणा किया गया है? राज्यपाल जो वहाँ के हैं महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में समाचारों में उल्लिखित मिकेनिया माइक्रांथा क्या है? किसकी बात हो रही है? मिकेनिया माइक्रांथा की बात हो रही है कि ये क्या है, ये जो न्यूज़ में चल रहा है ये। तो यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है, बताना है। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार आ जाते हैं, जो चीज़ न्यूज़ में चलता रहता है, कोई वर्ड हो, कोई ऐसा नाम हो, तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है आपको बताना है। ये दोस्तों सही उत्तर क्या है इसमें? C। क्या है ये? आक्रामक खरपतवार है। क्या? मिकेनिया माइक्रांथा क्या है? आक्रामक खरपतवार है। दोस्तों ये कहाँ पे फैल रहा है देख लीजिए। आक्रामक खरपतवार है, इसका जो विकास हो रहा है या फिर जिसका ये कहाँ पे तेज़ी से फैल रहा है, ये फैल रहा है दोस्तों भद्रा टाइगर रिजर्व में। इसीलिए ये न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये फैल रहा है और वहाँ के जो जैव विविधता होती है उसको ये खतरा पहुँचा रहा है। तो भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यह है दोस्तों कर्नाटक में। तो इसी में ये इसका बहुत ही तेज़ी से फैलाव हो रहा है, जो कि वहाँ के जैव विविधता है उनको नुकसान पहुँचा रहा है। तो इसलिए न्यूज़ में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मिकेनिया माइक्रांथा है ये कहाँ से आया है दोस्तों? ये आया है दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से लाया गया था 1940 में। किस लिए? जब वहाँ से आया था हमारे देश में क्या? चाय बागान। मतलब कि जब चाय बागान के लिए वहाँ से कुछ पेड़ पौधे लाए गए थे यहाँ पे,
तो उसी में इसको भी लेकर के आया गया था, मिकेनिया माइक्रांथा को, जो प्रेजेंट टाइम में भद्रा टाइगर रिजर्व में बहुत ही तेज़ी से नुकसान पहुंचा रहा है वहाँ के जैव विविधता को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, न्यूज़ में है ये। ओके, क्या करता है ये दोस्तों, ये जो मिकेनिया माइक्रांथा है ये जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वहाँ के जो और भी छोटे मोटे प्लांट होते हैं वहाँ पे ये सनलाइट आने नहीं देता है, उसको कवर कर लेता है, ढक लेता है, तो उससे वहाँ के जो जैव विविधता होती है वो नष्ट होने लगती है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में स्थित है? कौन सा? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NMR, मतलब नीलगिरी माउंटेन रेलवे। तो ये किस राज्य में आपको बताना है, सामने आपके ऑप्शन है। अगर आप ये जानते हो कि नीलगिरी कहाँ है तो आप सीधे आंसर पे पहुँच जाओगे। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? डी, तमिलनाडु में है। ओके, देखिए नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन, ये दोस्तों इसके अंडर में आता है एक, देखिए यहाँ पे कुन्नूर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो अभी स्टार्ट किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना, उसके तहत यहाँ पे बहुत बदलाव किया जा रहा है। तो उस एरिया के जो भी मतलब इन्वायरमेंट या फिर कह लो आपकी विरासत से जो उत्साहित लोग होते हैं कि भाई ये विरासत है हमारे यहाँ की, आप इसको नुकसान मत पहुँचाइए या फिर इसमें बदलाव मत लाइए, तो वैसे लोग वहाँ पे इसकी आलोचना कर रहे हैं कि आप इसको मतलब यहाँ पे बदलाव क्यों ला रहे हो, ये इतना पुराना फेमस है, ये हमारा एक विरासत है, आप इसको बदलाव मत लाओ। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन है इसको दोस्तों मतलब हम लोग फेमस रूप में क्या जानते हैं, इसको जानते हैं ऊटी टॉय ट्रेन। ये एक ट्रेन है वहाँ पे, ऊटी टॉय ट्रेन, उसके लिए इसको हम लोग जानते हैं कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे ये विरासत रूप में मतलब बहुत ही पहले से, कब से? 1899 से ये चला आ रहा है। तो एक तरह से ये हमारा विरासत है। तो यहाँ पे आप लोग बदलाव मत करिए, इसी बात का विरोध हो रहा है, तो इसलिए ये चीज़ चर्चा में है और ये स्टेशन चर्चा में है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कहाँ पे है ये, तो ये है दोस्तों तमिलनाडु में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? किसके तहत? PM ई ड्राइव योजना के तहत। यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सी, 10,900 करोड़ रुपए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कब के लिए? ये अगले 2 वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए इसका प्रावधान किया गया है 10,900 करोड़ रुपए का। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य ये है कि देखिए जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ओके, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उनको जितना ज़्यादा सुलभ बना सके, ताकि मतलब सब लोग उसको यूज करें, इतना उसको सुलभ बना दे। और साथ ही साथ जो उसका चार्जिंग स्टेशन है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इतने अच्छे से निर्माण किया जा सके कि सबको वहाँ पे आसानी से चार्जिंग का व्यवस्था मिल सके। तो इन्हीं सब काम के लिए ये यहाँ पे इतने रुपए का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें ऐड किया गया है, इस योजना के तहत ऐसा प्लान बनाया गया है कि जो भी अगर आप ऐसी कोई गाड़ी ले रहे हो जो बैटरी से चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, 3 पहिया हो, कोई भी हो, तो उसके तहत आपको सब्सिडी भी मिलेगी, ठीक है। तो उस सब्सिडी के लिए कितना रुपए प्रावधान किया है भारत सरकार ने? उसके लिए 3,679 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मतलब इतने पैसे लगाएगा वो और सबको सब्सिडी देगा, जो भी अगर बैटरी से चलने वाली गाड़ी लेगा, चाहे वो कोई भी हो, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ओके, तो सब्सिडी भी मिलेगा। उसके लिए सरकार इतने रुपए खर्च कर रही है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये कितना था यहाँ पे? 10,900 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है? हमने दोस्तों कल भी इस प्रश्न को देखा था, आज भी इसको और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं कि ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101 नंबर का सदस्य बनने वाला देश कौन सा है, आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, हमने कल बताया था, कौन है? बी, नेपाल है। तो अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप ले लीजिए दोस्तों। ये तो हो गया 101 नंबर का देश, ओके। बट हमारे एग्ज़ाम के लिए जो ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं, जैसे कि 50, 100, 150, 200, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए ये तो हो गया 101 नंबर पे। 100 नंबर पे कौन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमारे आ सकता है। तो 100वां देश कौन बना था? तो वो बना था दोस्तों पराग्वे बना था। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो 101 नंबर पे कौन बन गया?
अब नेपाल हो गया। इसी के साथ आप ये जान जाइए कि 99 नंबर पे कौन बना था, तो वो बना था स्पेन। ओके, तो अगर ये आप ये और ये अगर भूल भी जाते हो बट इसको भूलोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने की चांस बहुत ज़्यादा है इसके। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये देख लिए हम लोग। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये एक ऐसा मतलब गठबंधन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारे भारत में है। भारत में कहाँ पे है, गुड़गांव में है, यानी कि हरियाणा में है। तो एक ऐसा ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एकमात्र ऐसा जिसका हेडक्वार्टर अपने प्यारे भारत में है, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट संगठन बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है, भारत में है, गुड़गांव में है, जो हरियाणा में है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2016 में। ओके, जब 2016 में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया तो उसमें मदद किस देश ने किया था, हमारा उसमें मदद किया था फ्रांस ने। इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस सरकार ने दीमापुर, चुमो, केदिया और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दी है। यानी कि किस राज्य के ये 3 जिले हैं जहाँ पे इनर लाइन परमिट लागू करने की मंजूरी दी गई है, बताना है आपको। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, तो किस राज्य में ये बात हो रही है, ये नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड में, यानी कि दीमापुर, चुमो, केदिमा और न्यूलैंड जिला कहाँ पे है, नागालैंड में है, जहाँ पे इनर लाइट परमिट की बात हो रही है। ये है क्या, इनर लाइट परमिट दोस्तों, यहाँ पे नियम लगाया गया है कि जो वहाँ पे रहने वाले निवासी हैं वो अगर 22 नवंबर 1979 से पहले अगर आकर के बसे हैं वहाँ पे नागालैंड में, खास करके दीमापुर एरिया में, तो उन्हें इनर लाइट परमिट की आवश्यकता नहीं है। ओके, बट जो भी 22 नवंबर 1979 के बाद आकर के वहाँ पे बसे हैं उनको ज़रूरी है इनर लाइन परमिट। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये उनको कब तक के लिए मिलेगा, 2 से 5 साल के लिए बस मिलेगा, कि आप इतने दिन तक यहाँ पे अगर छात्र हो या फिर कोई व्यापारी हो या फिर कोई व्यवसाय से हो तो आपको 2 से 5 साल तक रहने के लिए आपको वहाँ पे मिल सकता है, यानी कि इन 3 जिलों में, खास करके दीमापुर में। ओके, तो ध्यान रखना है, कहाँ पे, यहाँ पे नागालैंड में। ओके, तो ये डेडलाइन क्या है, 22 नवंबर 1979। इससे पहले अगर आप वहाँ पे आकर के बस गए हो तो फिर कोई बात नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर ये बात हो रहा है नागालैंड का, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के सीएम कौन है, वो है दोस्तों नेफ्यू रियो। कौन है सीएम, यहाँ के नेफ्यू रियो, कहाँ के, नागालैंड के। तो इनके द्वारा ये चीज़ यहाँ पे घोषणा किया गया है। आगे देखिए, इस राज्य के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर बॉयज कप का खिताब अपने नाम किया है। आपको बताना है कि ये जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सुब्रतो कप, इसको जीतने वाला किस राज्य का स्कूल है ये आपको बताना है। तो स्कूल तो यहाँ पे दिया हुआ है टीजी इंग्लिश स्कूल, तो ये किस राज्य का है ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से, सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो वो क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो इसमें ऐड ही नहीं हुआ है दोस्तों, मतलब मिस्टेक हो गया है मेरे से। सही उत्तर क्या है इसमें, मणिपुर। ओके, क्षमा चाहता हूँ, ऐसी गलती बार बार नहीं होती है, तो माफ़ करिएगा, फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, तो ये जो स्कूल है टीजी इंग्लिश स्कूल, ये कहाँ पे है, मणिपुर में है। इसके द्वारा जीता गया है 63वें सुब्रतो कप, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसे जीता गया है मणिपुर के स्कूल टीजी इंग्लिश स्कूल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे, नई दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन, वहाँ पे ये जीता है। ओके, वहाँ पे अंडर जो 17 था उसमें ये खिताब जीता गया है। अंडर 17 का है, लड़कों का। ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि सुब्रतो कप किससे संबंधित है, किस गेम से संबंधित है। दे देगा आपको ऑप्शन में क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो ध्यान रखना है, सुब्रतो जो कप है ये संबंधित है किससे, फुटबॉल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है।
इसमें अपने देश के जितने भी स्कूल हैं, मतलब अपने देश के जितने भी स्कूल हैं वहाँ के लोग भाग लेते हैं। और साथ ही साथ ये तो अपने देश के हो गए, साथ ही साथ फॉरेन कंट्री के लोग भी यहाँ पे भाग लेते हैं, यानी कि विदेशी जो स्कूल है वो भी यहाँ पे भाग लेती है। अभी इस बार जो 2024 में जो आयोजन हुआ है इसमें कौन कौन से विदेशी, एक तो बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और तीसरा श्रीलंका, इन 3 देशों के स्कूल यहाँ पे भाग लिए थे, जिसमें से विजयी कौन हुआ है, भारत का टीजी इंग्लिश स्कूल। ओके, ध्यान रखना है कहाँ का है ये दोस्तों मणिपुर का। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है देखिए, हाल ही में किस देश ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है। ओके, तो कौन सा देश है वो ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से, सी, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के द्वारा यहाँ पे मतलब उसको सीट दिया गया है, कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ये परमानेंट मेंबर नहीं है वहाँ का, तो बस इसे इसलिए सीट प्रदान किया गया है कि आप आइए, आप भी यहाँ पे, मतलब उसको ऐसा पहली बार हुआ है कि फिलिस्तीन को भी पहचाना गया है कि हाँ ठीक है, आप भी एक देश हो, आप भी एक मतलब एक अस्तित्व हो दुनिया में, तो आइए आप भी यहाँ पे सीट ग्रहण करिए, अपनी बात करिए, बताइए अपने बारे में। ओके, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये प्रश्न, क्योंकि इसको मतलब नोटिस नहीं करता था पूरा वर्ल्ड, बट अब नोटिस कर रहा है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिलिस्तीन के बारे में यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये देखिए फिलिस्तीन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, 1946 में कैसा था, प्रेजेंट टाइम में अब कैसा हो गया है। यानी कि ये जो इसमें जो हरा वाला एरिया है, हरा वाला, ये क्या है, फिलिस्तीन है। ये जो वाइट बीच बीच में है, यहाँ पे ज्यूज लैंड, यानी कि यहूदी यहाँ पे रहते थे। बट अभी प्रेजेंट टाइम में क्या बन गया है सिनेरियो कि जो सबसे ज़्यादा थे वहाँ पे सबसे कम हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सबसे कम हो गए, और जो सबसे कम थे वो सबसे ज़्यादा हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, यानी कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं और जो वहाँ पे यहूदी लोग हैं, वो लोग क्यों यहाँ पे लड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप सबसे पहले देखोगे मतलब कि स्टार्टिंग में इस लैंड में कौन रहता था, तो वो रहते थे यहाँ पे यहूदी लोग। ओके, तो ये लोग कुछ वजह से चले गए थे यहाँ से बाहर, फिर प्रेजेंट टाइम में यानी कि 1946 के आसपास में फिर वहाँ पे आकर के दोबारा बसे लोग, और धीरे धीरे यहाँ पे रहते रहते इन दोनों के बीच में युद्ध होता गया कि ये लैंड मेरा है मेरा है। और जो भी यहूदी लोग थे खोज करके यहाँ पे जो फिलिस्तीन लोग हैं उनको मारने लगे और उनको वहाँ से निष्कासित कर दिए धीरे धीरे। तो फाइनली सब सिमट करके अब इतना एरिया बचा है यहाँ पे फिलिस्तीन का। जो यहाँ पे दोस्तों आप सुनते होंगे, ये जो एरिया है ये कौन सा है, गाजा पट्टी है। ये गाजा एरिया है और पतला सा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको बोलते हैं पट्टी। तो ये गाजा पट्टी आप सुनते हो कि इजराइल ने गाजा पट्टी पे मिसाइल छोड़ा, तो यही चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो यही विवाद इन लोगों में चलता रहता है कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। ओके, ध्यान रखिएगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जैसा भी आपका कमेंट हो वो ज़रूर कर दीजिएगा। मतलब बिना सोचे कि मैं ऐसा कमेंट करूँ कि ना करूँ, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, जो भी, उसका वेलकम है। आप बिल्कुल खुल करके लिखिए कमेंट में, हम पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।